और अब हम आगे बात करेंगे चार्ल्स लॉ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम नेक्स्ट अपना लॉ, और नेक्स्ट लॉ हमारा होगा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ में भी कंडीशन यही है कि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, यानी ये सारे लॉज फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए दिए गए थे। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस द वॉल्यूम ऑफ अ गैस is directly proportional to their temperature at constant pressure। ठीक है, तो हमने कहा था कि भाई गिवन अमाउंट ऑफ गैस है, तो गिवन अमाउंट ऑफ गैस का मतलब है कि मोल्स फिक्स है, मास फिक्स है, और मोल्स मास फिक्स होने के बाद प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में हम रिलेशन देख रहे हैं। इस बार हमने किसके बीच में कहा है कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो तीसरा पैरामीटर क्या कांस्टेंट करा? प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया। तो इन शॉर्ट उसने कहा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो किसी गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए, अगर प्रेशर हम कांस्टेंट कर दें तो उस गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? उस गैस के टेम्परेचर के। मींस आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, पार्टिकल्स का जो उनके बीच में जो गैप है वो और ज़्यादा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बीच का गैप बढ़ेगा, और गैप बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या लाते हैं? वॉल्यूम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या लाते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी, यानी कांस्टेंट। अब v इज इक्वल टू क्या हो गया? के टी। और अगर ये t इधर आ जाए तो ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं v अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के कांस्टेंट हैं। और अगर ये दोनों, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है तो हम ये भी कह सकते हैं कि v1 अपॉन t1, यानी अगर मैं वॉल्यूम को, पहले वाले वॉल्यूम को v1 से v2 करता हूँ तो दूसरे वाला वॉल्यूम इसी रेशियो में T1 से, दूसरा वाला टेम्परेचर T1 से क्या हो जाएगा? उसका टेम्परेचर T2। तो ये क्या है? ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया किसके लिए? चार्ल्स लॉ के लिए, कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये क्या है? चार्ल्स लॉ इक्वेशन, और ये रिलेशन है। अब V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ भी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए चलिए थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ यहाँ पे, तो किसके बीच में? ग्राफ बिटवीन V वर्सेस T, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम कहेंगे कि देखिए क्या रिलेशन है हमारे पास? रिलेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू के टी या वी टी इज इक्वल टू के। तो अगर मैं कहूँ कि v इज इक्वल टू के टी मेरे पास रिलेशन है, और v इज इक्वल टू के टी अगर मेरे पास रिलेशन है, और मैं इनकी पावर को देखूँ तो पावर सबकी क्या है? 1। तो एक हिंट तो यहाँ सबसे पहला मिला कि ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अब स्लोप ऊपर को होगा स्ट्रेट लाइन का, नीचे को तो वो साइन बताएगा। ठीक है, अब अगर हम इसे कंपेयर करें लाइन इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y एक्सिस पर कौन है? वॉल्यूम। x एक्सिस पर कौन है? टेम्परेचर। ठीक है, c क्या होता है? इंटरसेक्ट, जो y एक्सिस पर काटता है और यहाँ कुछ नहीं है, तो c क्या होगा? 0, और c 0 होगा तो इसका मतलब लाइन ओरिजिन से जाएगी। और m क्या होता है यहाँ पे? स्लोप। और स्लोप कैसा है? स्लोप क्या है? स्लोप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? k। ठीक है, स्लोप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? k। और हमें रिलेशन दिख रहा है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर हर पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। और अगर प्रेशर कांस्टेंट रखकर ग्राफ खींचा जाता है तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? आइसोबारिक ग्राफ बोलते हैं। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो भी देख लेते हैं ग्राफ पर यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा तो वो चेक करें। तो हम कह सकते हैं कि हमसे कहेगा कि आपका वॉल्यूम हमने ले लिया y एक्सिस पर, टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं x एक्सिस पर, और एक प्रेशर है P1, दूसरा प्रेशर है P2 और तीसरा ग्राफ है P3 पर। ठीक है, ये प्रेशर कांस्टेंट है P1, ये दूसरा कोई प्रेशर है P2, इस पर पूरा स्लोप कांस्टेंट यहाँ P3। तो बताइए क्या होगा? अब फिर ऑप्शन दे देगा आपको, कहेगा P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, या फिर आपको कहेगा P3 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन
P1, या फिर कहेगा तीनों बराबर हैं, या फिर कहेगा P1 P2 P3 बराबर हैं, या फिर कहेगा नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं है। तो हम चेक करते हैं नन ऑफ देम होगा या क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हम फिर दोबारा PV = nRT से कंपेयर कर सकते हैं। और PV = nRT से अगर मैं कंपेयर करूं तो हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर को देखना है। तो वॉल्यूम ये रहा, प्रेशर नीचे चला जाएगा तो क्या होगा nRT/P, nRT/P, और ये क्या हो जाएगा टेम्परेचर। अब जरा कंपेयर करें हम किससे, कंपेयर करो आप यहाँ से। तो V = क्या आ रहा है KT। तो अगर कंपेयर करते हैं तो K किसके बराबर आया, nR/P के। तो K अगर मैं देखूं तो nR/P के बराबर आया। और N और R अभी बताया था, N क्या होता है मोस्ट, जो कि कांस्टेंट, और R क्या है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो ये भी क्या होगा कांस्टेंट। जब ये दोनों डाटा कांस्टेंट है तो K और P के बीच में रिलेशन क्या आया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। अब K और P के बीच में अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आया तो हम कहेंगे K और P के बीच में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। यानी जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, K क्या होता है स्लोप, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, और जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो प्रेशर कम होगा। तो स्लोप ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे। अगर स्लोप सबसे ज़्यादा, स्लोप ये है ना, अगर स्लोप ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, सबसे कम। स्लोप सबसे कम कहाँ है, यहाँ पे, तो प्रेशर क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो इन शॉर्ट यहाँ पर कौन सा ऑर्डर सही होगा, ये वाला। आ रही बात समझ, आप देखिए इसको। K यानी स्लोप में और प्रेशर में क्या रिलेशन आया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी स्लोप ज़्यादा तो प्रेशर कम, स्लोप कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो स्लोप सबसे कम ये है तो प्रेशर सबसे ज़्यादा ये होगा। तो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन भी आते हैं इस पर। और अगर मैं बात करूं और क्या हो सकता है ग्राफ से रिलेटेड, चार्ल्स लॉ पर। तो चार्ल्स लॉ पर ग्राफ से रिलेटेड जो अगला कंसेप्ट आता है वो होता है लॉग P वर्सेस लॉग V में रिलेशनशिप। तो हम कहेंगे कि किसमें हमसे क्या कह रहा है, ग्राफ कह रहा है किसके बीच में, लॉग V वर्सेस लॉग T। लॉग V वर्सेस लॉग T के बीच में ग्राफ खींच दो। तो अगर हमसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराए तो हमारे पास है क्या, V = KT है या नहीं है। अब मैं बोथ साइड लॉग ले लूँ, बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड लॉग। अगर मैं दोनों साइड लॉग लेता हूँ तो क्या होगा, लॉग V = होगा लॉग K प्लस लॉग T। अभी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे, लॉग A + B की, लॉग A × B की। तो क्या हो जाएगा लॉग K प्लस लॉग T। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ थोड़ा सा रीअरेंज करके, लॉग V = लॉग T प्लस लॉग K, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा पावर देखें तो यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है 1, और यहाँ पावर कितनी है 1। 1 पावर क्या बताती है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब अपर डायरेक्शन में होगा, लोअर में तो वो साइन बताएगा। ठीक है, जरा कंपेयर करते हैं लाइन की इक्वेशन से। कंपेयर करें तो क्या होगा, y = mx + c। y एक्सिस पर कौन है, log v। लीजिए भाई, y एक्सिस पर log v ले लिया। ठीक है, x एक्सिस पर कौन है, log t। तो x एक्सिस पर हमने log t ले लिया। ठीक है, m स्लोप क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, यानी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और इंटरसेक्ट से होके जाएगा, हमें साफ साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ c क्या है, इंटरसेक्शन, और यहाँ इंटरसेक्शन ये पॉइंट नहीं बनेगा क्योंकि 0 नहीं है c की वैल्यू, k की कुछ ना कुछ है, यानी ये पॉइंट यहाँ से नहीं, यानी स्लोप यहाँ से नहीं जाएगा, कहीं और पॉइंट से जाएगा। तो सपोज करते हैं वो स्लोप यहाँ से गया तो ये स्लोप चला गया। ठीक है, अब ये स्लोप चला गया तो ये क्या है, लॉग k है, और एंगल क्या है यहाँ पे, ये। ठीक है, तो ये हो गया 45 डिग्री आएगा, आई होप सो। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, ये हमारा स्लोप है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लॉग V वर्सेस लॉग T के बीच में। ठीक है, लॉग V वर्सेस लॉग T के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस तरीके से हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, अभी आपने चार्ल्स लॉ देखा। अब देखेंगे हम लोग प्रेशर टेम्परेचर लॉ। प्रेशर टेम्परेचर लॉ या इस लॉ को हम लोग बोलते हैं गे-लुसाक लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। और प्रेशर टेम्परेचर लॉ को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज गे-लुसाक लॉ, गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, तो इसे प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी बोला जाता है और गे-लुसाक लॉ भी बोला जाता है। अब ये गैस का थर्ड लॉ है, और ये लॉ कहता है कि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, द प्रेशर ऑफ द गैस
द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर टेम्परेचर एट टेम्परेचर, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या थर्ड पैरामीटर कांस्टेंट करना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मींस इस लॉ में कहा गया कि अगर गैस का वॉल्यूम, एक फिक्स्ड अमाउंट गैस के लिए गैस का वॉल्यूम हम कांस्टेंट कर दें तो उस गैस का जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वॉल्यूम के होता है। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है स्टूडेंट, वॉल्यूम के। अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के आ रहा है और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या लाते हैं, कांस्टेंट, तो ये हो जाता है P इज इक्वल टू के वी, और K क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ठीक है। तो सॉरी पी वी बोल दिया। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर, ठीक है, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और क्या वॉल्यूम तो यहाँ पर कांस्टेंट होता है, बाय मिस्टेक हो गया था, वो वॉल्यूम जो यहाँ होता है वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लाएंगे, दैट इज P इज इक्वल टू के टी। अब P इज इक्वल टू के टी, और के टी यहाँ पर क्या है, तो के टी ऑल्सो अ कांस्टेंट। अगर T को मैं इधर ले जाऊं तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा P अपॉन T इज इक्वल टू के, यानी प्रेशर अपॉन टेम्परेचर, रेशियो बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर रेशियो बिटवीन टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है तो अगर फर्स्ट प्रेशर P1 हो, ठीक है, और फर्स्ट टेम्परेचर T1 हो, और हम प्रेशर को P1 से P2 ले जाएं तो सीधी सी बात है टेम्परेचर T1 से उसी रेशियो में T2 हो जाएगा। तो हमारे पास एक रिलेशन, ये इक्वेशन आ गई किसके लिए, गेलुसैक लॉ के लिए, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। एक इंपॉर्टेंट बात कि प्रेशर टेम्परेचर लॉ तो इसको बोलते हैं, साथ में इसको गेलुसैक लॉ बोलते हैं, और एक नाम और दे दूं तो इसको एमोंटन्स लॉ भी बोला जाता है। एमोंटन्स लॉ भी कई बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये एमोंटन्स लॉ भी होता है P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो इस तरीके से हमारा थर्ड लॉ भी कंप्लीट होता है। अब इस थर्ड लॉ में कंप्लीट होने के बाद यहाँ क्या बारी आएगी, तो जैसे हम सारे लॉज के लिए कर रहे हैं, क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड लेवल, फॉर आपके एकेडमिक लेवल एंड ऑल्सो फॉर नीट एंड जेई ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाता है, इस लॉ के बेस पर हम क्या क्या करते हैं। तो फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है, रिलेशन P इज इक्वल टू के टी, ठीक है, और P इज इक्वल टू के टी से अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके बीच में खींच रहे हैं, ग्राफ बिटवीन प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो देखिए क्या होगा कि हमारे पास रिलेशन है P इज इक्वल टू के टी, और P इज इक्वल टू के टी को अगर आप पावर वाइज देखें तो P की पावर 1, K की पावर 1, T की पावर 1, तो पावर 1 है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें एक इंडिकेशन तो यहाँ है कि हमारा जो स्लोप होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब वो अपवर्ड या डाउनवर्ड वो साइन पर डिपेंड करता है, तो स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा। अब अगर हम लाइन की इक्वेशन से इसे कंपेयर करते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन होती है। मीन्स अगर मैं देखूँ तो y एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, y एक्सिस पर हम प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर को, तो एक्स एक्सिस पर हमारा टेम्परेचर आ गया। और के क्या है, के किससे रिप्रेजेंट है, के क्या है, स्लोप, ठीक है, के क्या है यहाँ पे स्लोप, और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0, और सी की वैल्यू 0 है, तो यानी जो हमारा स्लोप जाएगा वो कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, और ओरिजिन से जाएगा तो क्या होगा, कैसे आएगा स्लोप, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो के एम, के की वैल्यू क्या है, यानी एम किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, और ये क्या है, कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट, और कैसा कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। अब अगर इस लाइन के ऊपर बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम हर जगह कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम ये काम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हर पॉइंट पर यहाँ पर कांस्टेंट होगा। जब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में वॉल्यूम को कांस्टेंट करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, आइसोकोर, चोर नहीं, आइसोकोर, ठीक है, आइसोकोर ग्राफ बोलते हैं। तो इस तरीके से प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में चार्ल्स लॉ के बेस पर हम इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इस पर भी क्वेश्चन जैसे अभी पीछे डिस्कस किया था ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि यहाँ पर टेम्परेचर है, इस एक्सिस पर प्रेशर है, और आपके पास 3 स्लोप दे दिए, एक V1 कांस्टेंट वॉल्यूम, ये पहला वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे पहला फर्स्ट स्लोप, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दूसरा स्लोप, किसी दूसरे वॉल्यूम पर, किसी थर्ड वॉल्यूम पर थर्ड स्लोप, ठीक है। और आपसे रिलेशन मांग रहा है कि बताइए, फिर वही रिलेशन की बताइए क्या होगा, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 होगा। सेकंड स्लोप कह रहा है V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1 होगा।
या थर्ड स्लोप में कह रहा है कि v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3 होगा, या फोर्थ कह रहा है नन ऑफ दैम, नन ऑफ दैम। तो देखते हैं इसमें नन ऑफ दैम ये क्या। तो हम लोग कैसे रिलेशन देखते हैं, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, आइडियल गैस की इक्वेशन से। और आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी देखें, ठीक है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और हमारे पास चार्ल्स लॉ की इक्वेशन कंडीशन क्या है, पी इज इक्वल टू के टी, पी इज इक्वल टू के टी। तो इस टर्म में अगर इसको बनाएं तो प्रेशर टेम्परेचर को छोड़कर क्या होगा, पी इज इक्वल टू एन आर टी, एन आर अपॉन वी टू टी। मीन्स अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं तो P इज इक्वल टू के टी, और P इज इक्वल टू के टी से क्या होगा कि K एन आर अपॉन वी किसके बराबर है, K के, यानी K इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी। और एन आर अपॉन वी, एन क्या होता है, कांस्टेंट, बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, आर भी एक कांस्टेंट होता है। तो K और V में क्या रिलेशन आया, K और V में रिलेशन आया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर K और V में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आया तो इसका मतलब क्या है कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जो स्लोप ज़्यादा होगा उस स्लोप का वॉल्यूम क्या होगा, कम, और जो स्लोप कम होगा उस स्लोप का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो स्लोप ज़्यादा कौन सा है, ये वाला। अगर स्लोप ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम। ये स्लोप ज़्यादा है ऊपर को है तो ये वॉल्यूम क्या होगा, कम। ये स्लोप कम है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा। और अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो V3 सबसे ज़्यादा होगा, V2 उससे कम, और V1 सबसे कम। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, हमारा ऑप्शन रहेगा राइट ये। तो इस तरीके से हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके का भी रिप्रेजेंटेशन मिल गया, इस तरीके का न्यूमेरिकल कैसे आता है वो भी हमने देख लिया। अब हम एक और लास्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, वो क्या होगा, वो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ बिटवीन लॉग पी वर्सेस लॉग टी। ठीक है, लॉग वी वर्सेस लॉग टी के बीच में ग्राफ खींचे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। पी इज इक्वल टू के टी हमारे पास रिलेशन है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग, अब तो आ गया होगा आप लोगों को सभी को करना, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लें तो क्या होगा, लॉग पी इज इक्वल टू हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी तो क्या हो जाएगा, लॉग के प्लस लॉग टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग पी इज इक्वल टू लॉग टी प्लस लॉग के। अब लाइन की इक्वेशन देखिए, पावर देखें पहले, तो पावर सबकी क्या है 1, तो सीधी सी बात है स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब y इज इक्वल टू एम एक्स से आप इसको कंपेयर कर दो लाइन की इक्वेशन से, तो y एक्सिस पर कौन है, लॉग p, y एक्सिस पर लॉग p है। तो हम जरा बना देते हैं यहाँ पर ग्राफ, ठीक है, हम ग्राफ बना देते हैं। y एक्सिस पर कौन है, लॉग p, तो हमने लिख दिया यहाँ पर लॉग p। x एक्सिस पर कौन है, तो x एक्सिस पर है लॉग t, ये हमने लिख दिया लॉग t, ठीक है। और m क्या है, स्लोप, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। हमारा स्लोप कैसे रहेगा, पॉजिटिव, और पावर बता रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। c इंटरसेक्शन, y एक्सिस पर इंटरसेक्शन क्या है k, तो कहीं ना कहीं y एक्सिस कट रही होगी, ठीक है, तो हम मानते हैं कि यहाँ से इंटरसेक्शन है k, ठीक है। तो इस तरीके से स्लोप हमारा स्ट्रेट लाइन चला गया, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो क्या हुआ कि ये जो है ये क्या हो गया, लॉग के, एंगल देखें तो क्या होगा 45, ठीक है, ये हो गया हमारा स्लोप, ठीक है, 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसके बीच में, लॉग टी वर्सेस लॉग टी के केस में, और कहाँ पर, गेलुसैक लॉ, एमेंटन्स लॉ, या फिर हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। तो इस तरीके से एक लॉ भी कंप्लीट हो जाता है। लास्ट लॉ डिस्कस कर रहे हैं, और हमारा लास्ट लॉ जो होगा वो हमारा होगा एवोगैड्रोस लॉ। आपने छोटी क्लासेस में एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा है, और एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा है, और एवोगैड्रोस नंबर भी पढ़े हैं, तो ज़्यादा हमें यहाँ डिटेल में नहीं जाना है। तो हम देखें तो लास्ट लॉ हमारा कौन सा होगा, तो दैट इज़ एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, या इसका स्टेटमेंट क्या है, तो वो देख रहे हैं। ये लॉ कहता है अंडर सिमिलर condition of temperature and pressure under similar condition of temperature and volume, ठीक है, 2 मिनट, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all gases contains equal number of molecules, तो ये है लॉ।
अंडर सिमिलर कंडीशन एंड टेम्परेचर का मतलब सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर गैसेस का जो वॉल्यूम होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सपोज करते हैं हमारे पास एक गैस है, ठीक है, ये है हमारे पास हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है, इस कंटेनर का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम हम कह रहे हैं कि 50 ml है, ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम भी 50 ml होगा, ठीक है। हम कह रहे हैं कि एक और कंटेनर है जिसके अंदर O2 गैस है और O2 गैस का वॉल्यूम भी कितना है 50 ml, और एक और कंटेनर है जिसके अंदर हम सपोज करते हैं N2 गैस है और इसका वॉल्यूम भी कितना है 50 ml, इस गैस का वॉल्यूम भी 50 ml है। तो वो क्या कह रहा है, अंडर सिमिलर कंडीशन एंड टेम्परेचर। सिमिलर कंडीशन एंड टेम्परेचर का मतलब मैंने इन तीनों गैसेस को या इन तीनों कंटेनर को एक ऐसी जगह पर रख दिया, एक ऐसी सिस्टम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर टेम्परेचर भी सेम है, इसके लिए भी टेम्परेचर सेम, इसके लिए भी टेम्परेचर सेम, इसके लिए भी टेम्परेचर सेम, ठीक है। जहां पर टेम्परेचर, सिमिलर कंडीशन का मतलब क्या है, इसके लिए भी जो टेम्परेचर मिल रहा है इसको भी वही टेम्परेचर, इसको भी टेम्परेचर, और प्रेशर भी वही, प्रेशर भी यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, तीनों के लिए सेम प्रेशर है तीनों का और सेम टेम्परेचर है। तो वो कह रहा है अगर हमारे पास, तो वो कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अगर हमारे पास 3 गैसेस हैं जिनका वॉल्यूम क्या है इक्वल, बराबर, देखिए 50-50 ml, और ये एक ही टेम्परेचर पर, सिमिलर टेम्परेचर और सिमिलर प्रेशर पर रखी हैं, तो इनका अगर वॉल्यूम बराबर है तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। अगर हम कहें 50 ml H2 के कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर X मॉलिक्यूल हैं, तो 50 ml O2 के भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, X होंगे, और 50 ml N2 के भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, X ही होंगे। दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट। यानी वो कह रहा है कि अगर गैसेस का वॉल्यूम बराबर है, कब, जब उन सेम टेम्परेचर पर और सेम प्रेशर पर, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। इन शॉर्ट इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम आइडियल गैस इक्वेशन से PV = nRT होता है, PV = nRT के हिसाब से प्रेशर क्या हो गया कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम सबके लिए सेम है, तो वॉल्यूम, और R क्या होता है, गैस क्या होते हैं कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, N के, और N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो इन शॉर्ट वो ये कह रहा है कि अगर वॉल्यूम सेम है तो सबके मोल्स भी सिमिलर होंगे, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबके बढ़ेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मैंने इसका वॉल्यूम तो 50 ml रखा, इस वाली गैस का वॉल्यूम हमने कितना कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 150 कर दिया, और इसका वॉल्यूम 4 टाइम्स कर दिया, यानी 200 कर दिया, 200 कर दिया। तो बताइए क्या होगा। देखिए जब 50-50 ml थे तो सबके पास X था, इसका वॉल्यूम 3 टाइम्स हो गया, तो उसी रेशो से मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएंगे और मोल्स भी बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा 3x, और उसी रेशो से ये हो जाएगा 4x। तो दिस इज़ द लॉ। होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अंडर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर, अगर तीनों कंटेनर को सेम दिया जाए और इनका वॉल्यूम भी सेम हो, सपोज करो, वापस आ जाते हैं, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, वॉल्यूम भी सेम हो, तो सेम वॉल्यूम पर उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उनके मोल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो ये हुआ हमारा एवोगैड्रोस लॉ, और चारों लॉज हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। मैं कभी नहीं कहता आप लोगों से कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। रोज़ रोज़ मुझे अच्छा नहीं लगता कहना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आज कह रहा हूँ आप लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब तो चैनल को अब अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको इस समय इन सारे कंसेप्ट की नीड है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।